गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आई एम नीरज मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे, पिछला वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी पर आज चर्चा करेंगे। ये हमारा NEP का लास्ट वीडियो होगा। उम्मीद करते हैं इससे जो क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे वो काफ़ी लाभकारी होगा आने वाले वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश का पहला शिक्षा नीति कब आया एवं इसके कमेटी का क्या नाम था। देखिए, देश का जो पहला कमेटी आया था, फर्स्ट NEP जो आया था, ये आया था आपका 1968 में, 1968 में आया था। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम सिर्फ कोठारी दिया गया था। लेकिन कोठारी जो पूरा नाम है ये है दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी कमीशन जो बना, ये आपका 14 जुलाई 1964 को बना और 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिए थे। ये जो देश का जो पहला NEP था, ये 1968 में लागू हुआ। अर्थात कहने का मतलब, देश का पहला NEP का जो कमीशन था उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। अतः हम लोग से अगर पूछा जाए कि जब देश का पहला NEP लागू हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप उत्तर देंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। जो ये पहला NEP आया, इसके कई तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, ये जो पॉलिसी था ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पर तो आधारित था ही, पढ़ाई पर। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका मेन थीम था, वो था 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर। 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसमें एक आपका नेशनल लैंग्वेज पढ़ाना था, दूसरा रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना था और तीसरा आपका संस्कृत विषय। तो नेशनल जो लैंग्वेज था वो हिंदी हो जाता, दूसरा रीजनल लैंग्वेज वो भी लोकल भाषा होती और तीसरा संस्कृत भाषा। ये 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो पहला दिया गया, ये दिया गया 1968 जो कमीशन के अनुशंसा पर लागू हुआ, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, उस पर ये शामिल था। इसके अलावा 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का भी प्रावधान किया गया और साथ ही साथ एडल्ट एजुकेशन को भी ग्रोथ करने की बात इसमें कही गई थी। इसके अलावा आपका सोसाइटी में यूनिटी लाने के लिए और देश में यूनिटी लाने के लिए भी इस पर फोकस किया गया। मीन्स एजुकेशन ऐसा बनाया गया स्ट्रक्चर जिसमें समाज को भी लाभ हो, देश को भी लाभ हो और एजुकेशन का क्या हो, ग्रोथ हो, लिटरेसी ग्रोथ हो। एक्चुअली ये जो विजन था ये नेहरू मॉडल पर आधारित था। इसी से संबंधित ये जो कमीशन थे वो आगे अपना रिकमेंडेशन दी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे लागू किए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, देश का दूसरा शिक्षा नीति कब आया, हम इसके क्या उद्देश्य थे। तो देश का दूसरा शिक्षा नीति जब आया उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और इस कमीशन का मूल उद्देश्य था कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन क्षेत्र में ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी नागरिकों को एजुकेशन में। इसमें मेन जो फोकस किया गया वो महिलाओं पर किया गया,
बच्चों पर किया गया और ST/SC और माइनॉरिटी पर फोकस किया गया, क्योंकि वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। इक्वल अपॉर्चुनिटी ही एजुकेशन के क्षेत्र में इसका मुख्य उद्देश्य था। ये जो इस पर हम लोग एक थोड़ा आगे भी चर्चा करते हैं। जो 1986 में एजुकेशन NEP जो आया गया, एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया, उसका ऑपरेशन का थीम लाइन था मिशन ब्लैक बोर्ड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मिशन ब्लैक बोर्ड किस आपका NEP पर लाया गया था, तो बोलेंगे दूसरे NEP पर लाया गया था 1986 में। और मिशन ब्लैक बोर्ड का थीम था प्राइमरी एजुकेशन को एनकरेज करना, और जो टीचर्स थे उनको भी अच्छा ट्रेनिंग देना, उन्हें बेहतर बनाना, उनका स्किल को भी डेवलप करना। हम जानेंगे 1986 का NEP काफ़ी इम्पोर्टेंट था IT के क्षेत्र में। जो भी कंप्यूटर आजकल चल रहे हैं ये 1986 का ही देन है। इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया 1986 एजुकेशन पॉलिसी में, और जो शिक्षा था, जो एजुकेशन था, उसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, मतलब समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची का मतलब राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार दिए गए शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने का। जो भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IIT, ये जितने सारे आपके स्कूल हैं, ये उसी मॉडल पर आधारित हैं। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान जो है को जो लॉन्च किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान को, ये 1986 में ही किया गया था। तो एक तरह से देखिए तो सेकेंड जो एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी प्रभावकारी रहा। खास तौर से एजुकेशन के क्षेत्र में जो ग्रोथ हुआ भारत देश में, उसमें सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी का काफ़ी हाथ रहा। और यही सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया 1992 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तीसरा क्वेश्चन, किस साल शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया? देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय जो बना ये 1986 के बाद आया, अर्थात आज़ाद भारत से 1986 तक जो मंत्रालय एजुकेशन के क्षेत्र में थे उसे शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। 1986 के बाद शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया गया, और फिर से गवर्नमेंट वापस आई, उसी नाम को रीनेम कर दी, अर्थात नाम रीनेम हुआ। अब फिर 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में HRD मिनिस्ट्री का नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। ये रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, ये देश के शिक्षा मंत्री हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, देश का तीसरा शिक्षा नीति कब आया एवं इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, देश का तीसरा शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी 29 जुलाई 2020 को। अभी तो ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, मोहर लगेगा, सील होगा, तब ये एक्ट के रूप में लागू होगा। तो अभी तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस जो तीसरा शिक्षा नीति है ये 29 जुलाई 2020 को अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा। एवं इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन जो हैं, इनका पूरा नाम कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन ये इसरो के चीफ रह चुके हैं 1994 से 2006 तक, और अभी वाइस चांसलर हैं आपके राजस्थान नेशनल यूनिवर्सिटी के और नीट के भी। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। अगला है ठीक है, तीसरी शिक्षा नीति। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, किस तारीख को कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को अनुमोदित किया?
उत्तर तो 29 जुलाई 2020 ही होगा, अभी चर्चा किए। छठा, तीसरी शिक्षा नीति कब लागू होगी? देखिए अभी कोरोना का एपिडेमिक दौर चल रहा है, उम्मीद करते हैं जल्दी अगर इससे मुक्ति मिलती है तो 2022 से ये तीसरा शिक्षा नीति उस सेशन से लागू होगा। सातवां क्वेश्चन, 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था क्या है? इस पर हमने पिछला वीडियो बनाए थे, आप उस वीडियो में जाएं और इसको देखें। आपको मालूम है पांचवा जो था स्टेज ये फाउंडेशन स्टेज था, तीसरा प्रिपरेटरी स्टेज था, प्लस फिर तीसरा जो था मिडिल स्टेज था, और चौथा जो था ये सेकेंडरी स्टेज था। आगे चलेंगे 9th नंबर, GER से क्या समझते हैं? आइए GER को समझते हैं। GER का फुल फॉर्म, GER का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये रेशियो क्या है कि जब बच्चा स्कूल में नामांकन कराता है तो उसका परसेंटेज देखा जाता है टोटल पॉपुलेशन जो बच्चों का है उससे रिलेट करके। अर्थात जितना पॉपुलेशन है बच्चों का उसमें से कितना प्रतिशत बच्चे अलग अलग ग्रेड में एडमिशन कराएं, उसी का एक कैलकुलेशन है GER। ये फुल फॉर्म के रूप में पूछ सकता है कि GER क्या है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगला है आपका 10वां, GER का लक्ष्य 2025 में और 2030 में क्या है? देखिए गवर्नमेंट 2025 में चाहती है कि देश का जितना भी बच्चे हैं टोटल आबादी का उसका 50% तो एनरोल हो ही जाए स्कूल में, और 2030 में 100%। अगला जो क्वेश्चन है NETF है क्या और फर्क है क्या? देखिए NETF जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। NETF का फुल फॉर्म जो है NETF, N से हो गया आपका नेशनल, E से हो गया आपका एजुकेशन, और T से हो गया टेक्नोलॉजी, और F से हो गया फॉरम। देखिए इसको अगर E एजुकेशन कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये NETF जो 2020 का NEP है उस पर इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। इसका मुख्य जो लक्ष्य है ये है एक्सचेंज ऑफ डिजिटल नॉलेज, मतलब जितने सारे स्कूल हैं सभी NETF से जुड़ेंगे और उनके बीच में टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सचेंज किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी जानकारी अगर ए स्कूल अगर नए टेक्नोलॉजी से पढ़ा रही है तो उसका जानकारी बी स्कूल को भी मालूम चल जाएगी, सी को भी चल जाएगी, और इस तरह से एक नॉलेज हब बन जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्कूल, जितने सारे स्कूल हैं उनका एक सेंटर होगा और वही सेंटर से इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होंगे, नॉलेज एक्सचेंज होंगे। दूसरा है परख। देखिए परख जो है, मिटा रहे हैं, ठीक है। परख जो है ये एक असेसमेंट है, जैसे हम लोग को मिल जाता था मार्कशीट, तो मार्कशीट में कुछ खास नहीं, जो हम लोग रिटन एग्जाम देते थे और जितना नंबर प्राप्त करते थे वही होता था। लेकिन जो है परख जो है, अब मार्कशीट जो आधार होगा ये 360 डिग्री पर आधारित होगा, स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। मतलब बच्चों का सिर्फ पढ़ाई ही नहीं देखा जाएगा, उसका एक्स्ट्रा करिकुलम को भी देखा जाएगा, उसका एक्टिविटीज को भी देखा जाएगा कि किस तरह से वो जो बच्चा है उसका ग्रोथ हुआ व्यवहारिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, उसी पर आधारित एक क्या है, मॉडल है, ठीक है। तो इसको परख नाम दिया गया, परख। आप ऐसा कीजिए, इसको बीच से काट दीजिए। पी से हो परफॉर्मेंस, मतलब बच्चा कितना परफॉर्मेंस करता है। ए से हो एनालिसिस, आर से हुआ आपका रिव्यू। अब रिव्यू किसका होगा,
सॉरी ये असेसमेंट हो जाएगा, एनालिसिस में ये असेसमेंट हो जाएगा। रिव्यू ऑफ ए से फिर हो जाएगा एनालिसिस, किसका एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ यहाँ पे होगा नॉलेज, के से हो जाएगा आपका, के से हो जाएगा नॉलेज, और ऊपर में आ जा रहे हैं इस से होगा नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर से मिला लें, पी से क्या होगा परफॉर्मेंस, ए से क्या होगा असेसमेंट, आर से क्या होगा रिव्यू, ए से क्या होगा एनालिसिस, किसका एनालिसिस, ऑफ नॉलेज का एनालिसिस होगा, किसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये फुल फॉर्म के रूप में पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए परत को याद रखें। याद करने का तरीका ये होगा कि बीच से काट लीजिए। आगे है जीडीपी, 12 नंबर का क्वेश्चन, जीडीपी का कितना % खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। जीडीपी क्या है आपको मालूम होगा, इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। तो अभी जो करंट में जीडीपी का 4.6% गवर्नमेंट खर्च कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, और एनईपी 2020 में से 6% करने का प्रावधान किया गया है। मतलब ये है कि देश में शिक्षा को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। शिक्षा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा, क्योंकि 2022 का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, वो है कि भारत देश को नॉलेज के क्षेत्र में सुपर पावर बनना है। आगे है 13 नंबर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इसलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था एजुकेशन को, और एजुकेशन के लिए अलग से एक क्लाउज जोड़ा गया था आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में आप देखिएगा क्लाउज यही है, ठीक है। ये 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में हुए थे, उसमें जोड़े गए हैं। इसमें यही था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रत्येक राज्य दे। ये राज्य के जिम्मा पर दिया गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे। अब देखिए रिकमेंडेशन जो आया है कस्तूरी रंगन कमेटी का, उसमें एज को बढ़ा दिया गया है। मतलब यही एज अब क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो फाउंडेशन स्टेज में 3 साल में एडमिशन ले रहा है और सेकेंडरी उसका 18 साल लग रहा है पूरा करने में, इसलिए क्या हो गया 3 साल से लेकर 18 साल तक अब सरकार करने वाली है क्या चीज, एजुकेशन एक्ट 2009 में संशोधन, और पहले 14 साल थे, अब कितना हो जाएगा 18 साल। ये संतुष्टि की हुई है, रिकमेंडेशन की हुई है। आगे देखिए 14 नंबर, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास हम लोग करंट अफेयर्स में आएंगे, राम मंदिर से रिलेटेड। आप सर्च कीजिए, बहुत ही बेहतर क्लास होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो ज़रूरत का चीज़ पढ़ाएं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा करें। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मनोबल नहीं बढ़ाइएगा तो हो सकता है कुछ दिन के बाद हम यूट्यूब चैनल क्या कर दें, बंद कर दें। इसलिए आप पर भी थोड़ी जिम्मेवारी हम सौंपते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं राम मंदिर के नए करंट अफेयर्स पर। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।